एवरीवन हे एवरीवन वेलकम टू सनेक्स क्लासेस जी की। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही होगी। ठीक है, तो आज हम चलते हैं अपने 4th लेक्चर पर, जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी का। आज हमारा चौथा पार्ट है, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कृषि के बारे में। किसके बारे में? कृषि के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपने बाकी के सारे पार्ट को कंप्लीट कर लिया होगा। नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कृषि। कृषि क्या होती है, ठीक है, और कृषि कितने प्रकार की होती है, कृषि में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि कैसी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया है, प्राइमरी फंक्शन है, ये हम कह सकते हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। कृषि में क्या आता है? फसलों को उगाना, सब्जियों को उगाना और पशुपालन करना, ये सारी चीज़ें कृषि में आती हैं। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित कार्यों में संलग्न हैं। ठीक है, तो विश्व में जितने भी लोग हैं उसके 50% लोग जो हैं वो कृषि में इंटरेस्ट रखते हैं, कृषि करते हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखने हैं कि भारत की कम से कम 2/3 जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर करती है। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य हैं। तो कृषि अगर हमें करना है तो उसके लिए एक अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, उसके हिसाब की मृदा मतलब मिट्टी होनी चाहिए जिसमें उपज अच्छी हो सके कृषि की। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं उसके क्या कहते हैं? जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं उसी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इसकी जलवायु कैसी है, इसका मृदा कैसी है, इसकी स्थलाकृति कैसी है। ठीक है, जहाँ पे हमें फसल को उगाना है। कृषिगत भूमि कहलाती है। तो जहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं वहाँ पे उस भूमि को हम कृषिगत भूमि कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। आपके एग्ज़ाम में जो अक्सर पूछे जाते हैं, देखिए ये होता है कल्चर। ठीक है, एग्री मतलब कि एग्री का मतलब होता है यहाँ पर एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्री का मतलब खेती बाड़ी जो होती है उससे रिलेटेड हो जाएगा एग्रीकल्चर। वैसे ही होता है सेरीकल्चर, पीसी कल्चर, बीटी कल्चर और हॉर्टिकल्चर। तो अगर हम इसमें वर्ड में जो है कल्चर का उपयोग कर लेते हैं तो ये हमारा उत्पादन से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एग्री मतलब कि जो कृषि उत्पादन है। सेरीकल्चर का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो कीट होते हैं, रेशम कीट होते हैं, उनके उत्पादन से रिलेटेड है। पीसी कल्चर का मतलब है यहाँ पर मत्स्य पालन, मछली के पालन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सारी बातें ये देखिए आपको ध्यान में रखनी है। अब आता है एग्रीकल्चर। मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान और कला ही हमारा एग्रीकल्चर कहलाता है। ठीक है, तो पशुपालन जो होता है या फिर फसलों को उगाना जो है एग्रीकल्चर में आता है। सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम के कीटों का वाणिज्य पालन करना। ठीक है, और उनका व्यापार करना सेरीकल्चर कहलाता है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन, मछलियों का व्यापार करना या फिर मछलियों को प्रोड्यूस करना। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन, मछलियों को पालना। ठीक है, पीसीकल्चर कहलाता है। विटीकल्चर द्राक्ष कृषि, अंगूरों की खेती, अंगूरों की खेती को कहते हैं विटीकल्चर। हॉर्टिकल्चर वाणिज्य उपयोग के लिए सब्जियों और फूलों को उगाना। ठीक है, तो फूलों की खेती को हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। तो इतने जो कल्चर दिए गए हैं ये आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि यही सारी चीज़ें जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कृषि तंत्र की। कृषि या खेती एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश क्या क्या होते हैं? इसमें उर्वरक चाहिए होता है, मशीन और श्रमिक, जुताई होती है, बुवाई होती है, कटाई होती है। तो ये सारे इसके क्या हैं? ये सारे इसके तंत्र हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कृषि के प्रकार। कृषि जो है कितने प्रकार की होती है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कृषि कितने प्रकार की होती है? विश्व में कृषि भिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर पर आधार पर कृषि को मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? एक निर्वाह कृषि होती है और एक वाणिज्य कृषि होती है।
निर्वाह कृषि जो ऐसी कृषि जो किसान अपने निर्वाह के लिए करते हैं, अपनी लाइफ को मतलब अपनी लाइफ में जो जैसे उनको गेहूँ चाहिए तो वो क्या है, गेहूँ जो है वो अपने खाने के लिए रखते हैं, बाजरा चाहिए तो वो अपने खाने के लिए उगाते हैं, मक्का चाहिए तो वो अपने खाने के लिए उगाते हैं। अब बात करें कॉटन, तो कॉटन क्या वो इतना ज़्यादा कॉटन अगर एक खेत में होता है तो क्या सारा कॉटन यूज़ कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, तो उसको क्या कर देंगे, बाजार में जाकर बेच देंगे, तो कॉटन जो आ जाएगा वो वाणिज्य कृषि में आ जाएगा। जबकि जो गेहूँ है, चावल है, धान है, धान से ही चावल आता है, बाजरा है, मक्का है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें निर्वाह कृषि हैं जो मनुष्य को अपनी लाइफ को, अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए जरूरी होती हैं। तो ऐसी कृषि को निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है। निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, निर्वाह कृषि कहलाती है। परंपरागत रूप से कम उपजाऊ उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कृषि को उपज करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, श्रम भी लगता है और प्रौद्योगिकी भी लगती है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम गहन निर्वाह कृषि में भी वर्गीकृत किया गया है। तो जो निर्वाह कृषि होती है वो भी दो प्रकार की होती है, एक गहन निर्वाह कृषि होती है और एक आदिम निर्वाह कृषि होती है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम में खेती करता है। एक छोटा सा एरिया होता है खेत का, ठीक है, वहाँ पे औजारों और एक श्रम जहाँ पर किसान खुद भी काम करते हैं। तो ऐसी कृषि में, गहन निर्वाह कृषि में अधिक धूप वाले दिनों में युक्त वायु और उर्वर मृदा वाले खेतों में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। तो ऐसे खेत जहाँ पर एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं, जहाँ पर मुख्यतः जो फसलें होती हैं वो कौन सी होती हैं, गेहूँ होता है, मक्का, दलहन, तिलहन शामिल होते हैं। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण कहाँ पे होती है, ये दक्षिण में होती है। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। कहाँ पे होती है, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के जहाँ सघन जनसंख्या रहती है, ज़्यादा जनसंख्या रहती है, जनसंख्या घनत्व जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पर गहन निर्वाह कृषि की जाती है। एक होती है आदिम निर्वाह कृषि, इसमें क्या होता है, स्थानांतरीय कृषि और चलवासी पशुचारण कृषि भी शामिल है। इसमें क्या होता है कि एक जगह पे कृषि कर ली, फिर कहीं गए दूसरी जगह पे कृषि कर ली, तो तीसरी जगह गए फिर तीसरी जगह पे कृषि कर ली। तो यहाँ पे क्या होती है, कृषि जो है वो अलग अलग स्थानों पर होती रहती है। ठीक है, एक होती है स्थानांतरी कृषि, अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका जैसे हो गया, दक्षिण पूर्वी एशिया हो गया, उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जैसे अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्व एशिया में स्थानांतरित कृषि जो है की जाती है। ये कब की जाती है, तो ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। तो जहाँ पर भारी वर्षा होती है स्थानांतरित कृषि वहीं की जाती है। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है। मक्का, आलू, रतालू, कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। देखिए इसका मतलब समझिएगा, स्थानांतरित कृषि एक जगह कोई लोग गए, कुछ लोग गए, उन्होंने क्या किया, अमेजन बेसिन की बात हो रही है, अमेजन जंगल की बात हो रही है, अमेजन नदी के किनारे की बात हो रही है, वहाँ पर पेड़ों को जलाया, जलकर पेड़ राख हो गए। उसके बाद उस राख को उस मिट्टी में मिला दिया तो मिट्टी क्या हो गई, उपजाऊ हो गई। वहाँ पर खेती कर ली, उसके बाद वहाँ पर खेती होने के बाद फसल को अपना काट लिया और वहाँ से अनाज इकट्ठा कर लिया, और उसके बाद क्या किया, दूसरी जगह पे गए, सेम वही काम किया, पेड़ों को जलाया, उसके बाद उसको जो राख थी उसको मिट्टी में मिलाया, मिट्टी में मिलाने के बाद वहाँ पर कृषि की, और तीसरी बार दूसरी जगह पे गए, वहाँ पे पेड़ों को काटा। मतलब एक जगह पे कृषि ना करके हर जगह जगह पर कृषि करते हैं। ठीक है, तो ऐसी कृषि स्थानांतरित कृषि कहलाती है। जैसे कौन कौन सी कृषि यहाँ पर की जाती है, मक्का की, रतालू की, आलू और कसावा जैसी फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। भूमि की उर्वरकता को समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है। ठीक है, तो एक बार कृषि जहाँ पर हो गई, जो भूमि की उर्वरकता है वो खत्म हो जाती है, तो वो लोग क्या करते, उस भूमि को छोड़ के दूसरी भूमि पर चले जाते हैं, वहाँ पे पेड़ों को काटते हैं, जलाते हैं, राख को इकट्ठा करते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं और दोबारा वहाँ पे कृषि कर लेते हैं। ठीक है, इस कृषि को स्थानांतरित कृषि को हम क्या कहते हैं, कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से,
कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जानते हैं। एक होती है चलवासी पशुचारण, ठीक है, जहाँ पर लोग अपने पशुओं को चराने के लिए बहुत बहुत दूर तक, अपने घरों से बहुत दूर तक चराने के लिए चले जाते हैं, तो ऐसी कृषि को कहा जाता है चलवासी पशुचारण। सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मतलब जहाँ पर पानी की मात्रा जो है वो कम होती है, वहाँ पर जो घास है वो बहुत कम हमें देखने को मिलती है, वनस्पति बहुत कम देखने को मिलती है, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, बहुत बहुत दूर तक चले जाते हैं अपने पशुओं को चराने के लिए, ठीक है। मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में, जैसे कि राजस्थान क्या है, इसी तरीके का एक जगह है जो कि कैसी है, शुष्क टाइप की है। जम्मू कश्मीर हो गया, इस तरीके की कृषि के लिए प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते रहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया इतना। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भू भाग की प्रतिक्रिया रूपी उत्पन्न करती है। पशुचारण मुख्यतः कौन कौन से पशु रखते हैं, भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। कौन सी, भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियों को पालते हैं, जिनसे उन्हें कुछ जानवरों से दूध मिलता है, तो कुछ जानवरों से इनको ऊन मिलती है, कुछ जानवरों से इनको खाल मिलती है, ठीक है। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध प्रदान करते हैं, मांस, ऊन, खाल, अन्य उत्पादन जो इन्हें मिलते हैं किससे, चलवासी पशुचारण कृषि से। अब आते हैं वाणिज्य कृषि, ऐसी कृषि जो व्यापार के लिए की जाती है, जैसे हो गया कॉटन हो गया, व्यापार के लिए किया जाता है। चाय हो गई, अगर कोई इंसान चाय बो रहा है तो क्या वो सारी चाय घर में ही पी लेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो क्या करेगा, जो उसकी फसल होगी, चाय होगी, उसको मार्केट में ले जाकर सेल भी करेगा, ठीक है। तो ऐसी कृषि को कहा जाता है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पाद और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है, ठीक है, बिक्री करने के लिए ही किया जाता है, ठीक है। अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है, इसमें अधिक पूंजी लगाई जाती है। अधिकांश कार्य यहाँ पे मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। वाणिज्य कृषि में वाणिज्य, अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। कौन कौन सी, अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है, ठीक है। कुछ ऐसी कृषि होती हैं, जैसे खेत में हम गेहूं को बो देते हैं, अनाज डाल देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, जम जाता है, ठीक है, और वहाँ से एक पौधा बन जाता है, ठीक है, तो वो होती है अनाज कृषि। रोपण कृषि, हम अनाज को एक जगह बिखेर देते हैं, उसके बाद उसके छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं, उन पौधों को उखाड़ करके दोबारा से दूसरे खेतों में रोपण किया जाता है, जैसे आपने अपने आसपास धान की खेती को देखा होगा। तो कुछ ऐसी भी कृषि होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वाणिज्यिक अनार कृषि, अनार नहीं है, अनाज है, में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्यों में उगाई जाती है, मतलब व्यापार करने के उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। कहाँ पे, गेहूं और मक्का जो है सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। कहाँ पे सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों में युक्त विरल आबादी वाले होते हैं। अत्यधिक ठंड वर्षाकाल में बाधित होती है। जब सर्दी पड़ती है तो ये फसलें नहीं उगाई जाती और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। तो सर्दी के टाइम पे जो है वो गेहूं को उगाया जा सकता है, जबकि गर्मी के टाइम पर और बरसात, जब गर्मी और बरसात दोनों एक साथ होते हैं तो उस टाइम पर मक्का को उगाया जाता है, ठीक है। अब बात आती है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। किसके लिए कहा जाता है, पशुओं के चारे के लिए मिश्रित कृषि को उगाया जाता है, और भूमि का उपयोग चारे के लिए भी किया जाता है, और जो किसान है वो अपने अनाज के लिए भी करते हैं। ये कहाँ पे होती है, यूरोप में, पूर्वी संयुक्त अमेरिका में होती है, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। तो ये स्थान की बात की गई है कि ये कृषि कहाँ पर होती हैं। एक होती है रोपण कृषि, वाणिज्य कृषि का ही एक प्रकार है, जहाँ पे रोपण कृषि में आती है चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। तो रोपण कृषि में कौन सी फसलें आती हैं, चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास। इनमें बृहत पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी चाहिए होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा
सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास का अनिवार्यता होती है। ठीक है, रोपड़ कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। कहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा? रोपड़ कृषि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है, जैसे कि मलेशिया में रबड़, ठीक है, मलेशिया जो है वो रबड़ के लिए ज़्यादा फेमस है। ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादक की अगर हम बात करें तो कौन सा देश चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादक है, तो वो कौन है? भारत है। ठीक है, अब बात करते हैं मुख्य फसलें। ठीक है, ये देखिए चावल की कृषि, ये क्या है? गेहूं का शस्य कर्तन, यहाँ पे गेहूं की कटाई हो रही है। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। कच्चे माल भी हमें कृषि से देखने को मिलता है। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट, कपास रेशेदार फसलें हैं। क्या है? गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा कैसी खाद्य फसलें हैं जो खाने के लिए उगाई जाती है, जबकि जूट, कपास और रेशेदार फसलें हैं। जूट, कपास कैसी फसलें? रेशेदार फसलें हैं। और चाय एक कहवा पेय है। ठीक है, क्या है? एक कहवा मुख्य पेय है। कौन कौन? चाय और कहवा एक मुख्य पेय है, मतलब जो पीने के लिए उगाए जाते हैं। ठीक है, बात करें अगर हम चावल की, यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। ठीक है, यह कहाँ पे उगती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ये ध्यान रखना है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार क्या होता है? चावल होता है, जिसमें तापमान चाहिए होती है, अधिक आर्द्रता चाहिए होती है और वर्षा की आवश्यकता होती है। तो ये जो पॉइंट हैं, ये आपके सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं कि चावल जो होता है वो कौन से क्षेत्र में होता है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। कैसे तापमान की? तो उच्च अधिक तापमान की, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। यह चावल छीकायुक्त जलोढ़ मिट्टी, जिसमें जल रोकने की क्षमता में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। कहाँ पर होते हैं चावल? छीकायुक्त मिट्टी, जिसको हम चीका मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, जिस मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता ज़्यादा होती है, ऐसी मिट्टी में चावल को उगाया जाता है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पे होते हैं? सबसे ज़्यादा चावल चीन में होते हैं। इसके बाद कहाँ पे होते हैं? भारत में, जापान, श्रीलंका, मिस्र। ठीक है, अनुकूल जलवायु दिशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। तो पश्चिम बंगाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, इस एरिया में एक वर्ष में 3-3, 2-2 फसलें जो हैं वो उगाई जाती हैं चावल की। अगर हम बात करते हैं गेहूँ, तो गेहूँ के वर्धनकाल में मध्यम तापमान और वर्षा और शस्य कर्तन, फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। तो जब गेहूँ खेत में लगे हुए होते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है, इसको मध्यम तापमान चाहिए होता है, कम तापमान की ज़रूरत होती है। मतलब सर्दियों में गेहूँ जो है वो ज़्यादा उगता है। ठीक है, और जब गेहूँ की कटाई होती है तो तेज़ धूप की ज़रूरत होती है। इसका विकास सुअपवृत दोमट मिट्टी में सर्वोत्तम होता है। तो गेहूँ के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? दोमट मिट्टी चाहिए। गेहूँ संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। तो इस टाइम पर जब आप वीडियो ये देख रहे हैं, ठीक है, तो अभी कौन सा टाइम चल रहा है? आज हुई है 7 जनवरी। तो जो सर्दियों का मौसम है, तो इस टाइम पर खेतों में जो है वो गेहूँ की फसल खड़ी हुई है। ठीक है, बात करते हैं मिलेट। ये मोटे अनाज के रूप में जाने जाते हैं और कम उपजाऊ तथा बलुआ मिट्टी में उगाए जाते हैं। मिलेट जो होता है वो एक मोटा अनाज है और ये उपजाऊ बलुआ मिट्टी में उगाया जाता है। ये एक ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च माध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य की आवश्यकता होती है। जैसे कि इसमें कौन सी फसलें आती हैं? ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश है। ठीक है, तो कौन सी फसलें आती हैं? ज्वार, बाजरा और रागी आती है किसमें? मिलेट में। ठीक है, बात करें अगर हम मक्का की, तो मक्का इसके लिए किस तरीके का तापमान? तो इसके लिए मध्य तापमान चाहिए, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। मक्का के लिए मध्य तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप मक्का को, है ना। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तरी अमेरिका, ब्राज़ील, चीन और रूस, कनाडा और भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। तो यहाँ पे ये स्थानों का नाम बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे मक्का
उगाई जाती है। बात करें कपास की, तो इसकी वृद्धि के लिए क्या चाहिए होता है? उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी में सर्वोत्तम उगाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कॉटन के लिए कौन कौन सी मिट्टी चाहिए होती है, तो सबसे ज़्यादा काली मिट्टी हो और जलोढ़ मिट्टी हो। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है कॉटन? तो वो होता है चीन में। बात करें अगर हम पटसन की, तो इसका सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है। इसको किस रूप में जाना जाता है? सुनहरा रेशे के रूप में जाना जाता है। यह जलोढ़ मिट्टी में अच्छे ढंग से विकसित होता है। कौन सी मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। उच्च वर्षा, ज़्यादा तेज बारिश और भारी जलवायु, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल कहाँ पे होती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है, जहाँ पर तेज धूप आती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक है। तो पटसन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? भारत और बांग्लादेश में। अब बात करते हैं कॉफ़ी की फसल, तो इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए होती है। कैसी? गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए होती है। दोमट मिट्टी चाहिए होती है कॉफ़ी के लिए। ठीक है, पर्वतीय ढलान अधिक उपयुक्त होता है। पर्वतीय ढलान मतलब ज़्यादा वर्षा चाहिए, ज़्यादा आर्द्र जलवायु चाहिए, पर वहाँ पर पानी रुकना नहीं चाहिए, तो इसलिए पर्वतीय ढलान चाहिए होते हैं। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? तो वो होता है ब्राज़ील में। ठीक है, अब बात करते हैं चाय की, तो चाय बागानी में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। कैसी फसल है? चाय पेय फसल है, पीने के उपयोग में आती है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु, वर्ष भर सममित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ठंडी जलवायु चाहिए। इसके लिए शुष्क अपवर्त दोमट मिट्टी, कैसी मिट्टी? दोमट मिट्टी, दोमट मृदा की जरूरत होती है और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर भी मंद ढाल चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत ढाल होना चाहिए। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक जनसंख्या और श्रमों की आवश्यकता होती है। तो पत्तियों को चुनने के लिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें श्रमिक देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कृषि का विकास। कृषि का विकास किस तरीके से हुआ? आपको पता है कि जब कई सालों वर्षों पहले की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर जो लोग थे उनको कृषि की करना नहीं आता था, कृषि के बारे में पता नहीं था। तो उनको कैसे पता चला, कैसे इन्होंने कृषि को शुरू किया, किस तरीके से कृषि को वहाँ जहाँ कभी होती नहीं थी वहाँ से लेके अब तक इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो वो सारी चीज़ें कैसे हुई, कैसे इसका विकास हुआ, वो जानेंगे। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, कृषि का उत्पादन की जो मांग है बढ़ती गई कि ज़्यादा उत्पादन करो क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता था, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज वाले बीजों का उपयोग करके। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। तो कृषि का विकास किस तरीके से हुआ कि अगर हमें उत्पादन ज़्यादा करना है तो हमें उर्वरक का यूज़ करना है, खाद का यूज़ करना है, अच्छे खेतों का यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितनी ज़रूरत है उतने पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें होनी चाहिए और जहाँ पे साथ साथ में टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पर योगदान आता है। कृषि का विकास विश्व के भिन्न भागों में भिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं। कैसी कृषि करते हैं? गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटे जोतों को सामान्य बीकीकोपोर्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़े जोतों वाणिज्य खेतों के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे दिए गए भारत का एक फार्म। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस मैं आपको बता दूँ अलग अलग जगह के फार्म के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जैसे भारत का हो गया, अमेरिका का हो गया, या फिर किसी और देश का हो गया, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, यहाँ तक इम्पोर्टेंट था, यहाँ तक।
यहाँ तक इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। और बाकी का कुछ इतना खास इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। थैंक यू।